देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए इस चैप्टर का स्टार्ट कैसे होगा। तो इस चैप्टर का हम लोग आम जीवन में हम लोग बहुत प्रकार के परिवर्तन को देखते हैं, अपने जीवन चर्या में देखते होंगे, जैसे कि अंगूर से किण्वन का बन जाना, बारिश का होना, फूल का जो है खिलना, अब श्वास लेना, पानी से बर्फ जमना, ये सभी जो जितने भी परिवर्तन दिखते हैं, है ना, दूध से दही हो जाना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी कहीं ना कहीं एक प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं उस पदार्थ में, है ना। तो परिवर्तन जो है हम लोग दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? वैसा परिवर्तन जिसमें उस वस्तु का केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके जो है उसके केमिकल, उसके रासायनिक रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। जैसे कि बर्फ है, बर्फ से क्या हो गया? जल हो गया। यहाँ पर भी देखिएगा तो बर्फ में भी जल H2O ही है, मतलब जल ही है, और उसके बाद जल हो गया तो भी H2 ही है, वही है। इसके केमिकल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ है ना। बर्फ से क्या हो गया? जल, फिर जल से वाष्प बन गया, वाष्प बन गया, फिर वाष्प से हम लोग क्या करते हैं? जल प्राप्त कर लेते हैं ना। तो इसमें क्या क्या हो सकता है कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था पर जाने पर पुनः उस दूसरे अवस्था से हम लोग नए अवस्था में आ सकते हैं। जैसे बर्फ को हम लोग संगलन करके या गर्म करके हम लोग जल बना लेंगे, फिर जल को गर्म करके हम लोग वाष्प बना लेंगे, वाष्प को ठंडा करके हम लोग जल बना लेंगे, जल को ठंडा करके बर्फ बना लेंगे। तो ये भौतिक परिवर्तन है और उसके पुनः अवस्था में भी हम लगा सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन के लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, है ना। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। जैसे कि आप लोगों ने मैग्नीशियम के फीता को देखा होगा, और मैग्नीशियम का जो फीता है वो जो है एकदम इतना बड़ा होता है ना, तो उसको पहले उसको रगड़ कर साफ किया जाता है ताकि ऑक्सीजन के पूर्णतः जो है अभिक्रिया करके जल सके, है ना। जब उसको जलाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश देता है ना, और जो है पूरी तरह से प्रकाश देता है। और वो प्रैक्टिकल आप लोगों ने वर्ग 10 में किए होंगे, तो उस प्रैक्टिकल करते हुए आप ध्यान रखेंगे। उसके लिए आप जो है चश्मा वगैरह का प्रयोग करेंगे ताकि आई खराब ना हो ना। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम का फीता हो गया और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया। ऑक्सीजन हमारे जो पर्यावरण में होते हैं वो O2 के फॉर्म में होते हैं, और रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? MgO, है ना। और बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे इधर भी, और इधर भी क्या लगा लेंगे हम लोग? 2 लगा लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है रिबन के फॉर्म होता है। ये जो होता है रिबन होता है, किस चीज का? मैग्नीशियम का रिबन होता है। लेकिन ये जो होता है इसका जला हुआ राख बन जाता है ना। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से इसका अवस्था में परिवर्तन हो गया। उसके बाद आप देखे होंगे कि कील है, कील, और कील जो होता है जंग लगने के बाद लाल रंग का हो जाता है, देखते होंगे, है ना। या उस पर जंग लगता है तो उसमें कलर में परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद आप देखिए, आप प्रैक्टिकल किए होंगे कभी कि ये जो हो गया एक बीकर हो गया, है ना। और बीकर में क्या है कि बीकर में आप डाल दिए जिसे जेडन के सब का एक टुकड़ा है ना, किसी का है? जिंक का टुकड़ा है, जस्ता का, है ना। तो जिंक का है टुकड़ा है, और इसमें हम लोग डाल दे रहे हैं क्या? तो हम लोग डाल दिए H2SO4 डाल दिए। क्या डाल दिए? H2SO4। ये हम लोग का बीकर है, इसमें H2SO4 डाल दिए। तो ये क्या किया कि H2SO4 हो गया, है ना। और जेडन से जिंक है, जिंक पर डाले हैं तो जिंक से रिएक्शन करके क्या बना लिया? ZnSO4 प्लस H2 गैस जो हो गया, इसमें से क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा आपको कि यहाँ से H2 गैस बाहर निकल जाएगा, है ना। यहाँ से आपको H2 गैस बाहर निकलेगा, और ये जो सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा? तो गर्म हो जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन कहते किसे हैं? तो देखिए पहली जो है रिबन था, और रिबन सॉलिड फॉर्म में था और राख बन गया। तो पहला हो सकता है रासायनिक परिवर्तन तब कहिएगा जब उसके अवस्था में परिवर्तन हो। दूसरा, इसके रंग, कील जो था एक उसका स्पेसिफिक रंग था और वह लाल हो गया, तो इसमें जंग लगने के कारण लाल हो गया। तो इसमें क्या हो गया? इसके रंग में भी परिवर्तन हो रहा है। तीसरा, इसमें देखिए ये जो H2SO4 था, जिंक से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाला, तो गैस का उत्सर्जन भी होता है रासायनिक अभिक्रिया में, परिवर्तन में। और ताप में भी परिवर्तन होता है, जैसे ये सरफेस गर्म हो गया तो ताप में भी उत्सर्जन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें
अवस्था परिवर्तन हो, रंग परिवर्तन हो, गैस उत्सर्जन हो तथा ताप परिवर्तन, तब हम लोग कहेंगे कि एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। जब रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम लोग उससे पुनः अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे यहाँ से H2 गैस निकल गया तो फिर हम लोग H2 गैस ले तुरंत हम लोग ये क्या जिंक हम लोग नहीं बना सकते हैं, या H2 गैस से हम लोग फिर H2SO4 नहीं बना सकते हैं, इसे पुनः अवस्था में नहीं ला सकते। आप यहाँ तक पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। देखिए प्रश्न पूछता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है तथा इसके घटक को लिखें। तो समझिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब एक पदार्थ है ना दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और उस नए पदार्थ का गुण जो है मूल पदार्थ से भिन्न होता है, तो ऐसे जो है अभिक्रिया को हम लोग ऐसे क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ जो है अभिक्रिया का फलस्वरूप बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। और उत्प्रेरक क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया में जो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है ना, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, वैसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहा जाता है। समझिए क्या है रासायनिक अभिक्रिया। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, कैसे पदार्थ का नए पदार्थ का निर्माण करता है, और उस नए पदार्थ का गुण जो होता है, गुण प्रॉपर्टी जो होता है मूल पदार्थ से भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। तो ऐसी क्रिया को ऐसे हम लोग क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो Zn और H2SO4 अभिक्रिया करेगा। पीछे हम दिखाए थे इसका जो अभिक्रिया कराकर, तो यहाँ पर देखेंगे ZnSO4 बनता है ना, और उसके बाद H2 गैस का निर्माण होता है। तो इसमें जो भी पदार्थ भाग लिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। तथा अभिक्रिया का फलस्वरूप जो पदार्थ बन रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। इसके कितने घटक हो जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के? तो 3 घटक हो जाएंगे। पहला अभिकारक, दूसरा उत्पाद और तीसरा उत्प्रेरक, है ना। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जैसे Zn और H2SO4 अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और भाग लेने के फलस्वरूप ZnSO4 तथा H2 गैस बना रहे हैं, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। जबकि उत्पाद क्या कहलाएंगे? अभिक्रिया का फलस्वरूप, अभिक्रिया का फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन रहा है, जैसे ZnSO4 H2 क्या आ गया आपका? इसका उत्पाद हो गया, ठीक ना। उसके बाद उत्प्रेरक, ऐसी पदार्थ, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है? प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो है यह जो था अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। ऐसे पदार्थ हम लोग क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है ना, तो हम लोग जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं कि जैसे मैग्नीशियम है ना, जैसे हम लोग जान रहे हैं हाइड्रोजन, क्या लिख रहे हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है? वाटर बनाता है ना, वाटर बना दिया। या इसी तरह से आप देखेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को पूरा लिख लेते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? ऑक्साइड बना रहा है। तो ये क्या हो गया? ये रासायनिक समीकरण ही हो गया, लेकिन ये क्या हो गया? एक प्रकार से शब्द समीकरण हो गया। क्या हो गया? शब्द समीकरण हो गया। अब रासायनिक समीकरण हम लोग क्या क्या है? देखिए जो शब्द समीकरण है ना, जो अभिक्रिया है, वो वास्तविक अभिक्रिया है, इसको हम लोग संकेतों के रूप में, सूत्रों के रूप में जो निरूपण करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को हम लोग लिख दिए H2 लिख दिए, हाइड्रोजन का होता है H होता है, और इसको हम लोग H2 लिख दिए है ना। उसी तरह से ऑक्सीजन को हम लोग क्या लिख दिए? O2 लिख दिए, प्लस O2, और ये बना दिया, क्या बना दिया? H2O बना दिया। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हम लोग इसको संकेत के रूप में लिख दिए है ना, सूत्रों के रूप में लिख दिए। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से रासायनिक समीकरण हो गया। उस तरह जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या लिख देंगे हम लोग? Mg लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन को क्या लिख देंगे? O2 लिख देंगे, है ना। अब बना लिया MgO। तो ये आपका एक प्रकार से रासायनिक समीकरण हो गया। तो रासायनिक समीकरण का इसी क्या होता है?
डिफिनेशन का होता है रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में ही संक्षिप्त रूप को ही क्या कर लेते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ये आप डाल सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर आप लोग पूछ देगा इस तरह अभिक्रिया दे देगा और इसमें पूछ देगा क्या क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए अभिकारक कौन कौन से हैं, अभिकारक अभिकारक कौन कौन से हैं, तो आप लिखिएगा H2 इधर अभिकारक है ना। H2 इक्वेशन पहला में अभिकारक कौन है, H2 अभिकारक है, और क्या है O2 अभिकारक है, और उत्पाद क्या है, उत्पाद क्या है, H2O क्या है, उत्पाद है। उसी तरह से दूसरा में देखेंगे, दूसरा इक्वेशन में क्या है अभिकारक में, Mg है अभिकारक, O है O2 है अभिकारक, और उत्पाद में क्या है, इधर उत्पाद में देखेंगे तो MgO है। तो ये हम लोग का हो गया रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण भी कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित। दूसरा हो गया असंतुलित समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए लिखने की विधि क्या होता है, इसके लिखने की विधि देखिए क्या है। अब देखिए इधर जो है अभिकारक है ना, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लिखा जाता है हमेशा। अभिकारक और उत्पाद के बीच में हमेशा तीर का निशान दिया जाता है ना। यदि अभिकारक एक से अधिक है, जिधर अभिकारक रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलएचएस कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए ये हम लोग का लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए हम लोग अभिकारक को एलएचएस कहते हैं। और उत्पाद राइट हैंड साइड है, इसलिए हम लोग इसको आरएचएस भी कहते हैं, है ना। देखिए अभिकारक एक से अधिक रहेगा तो उसके बीच में किस चीज का दिया जाएगा, प्लस का साइन दिया जाएगा। अभिकारक एक से अधिक रहेगा। उसी तरह उत्पाद एक से अधिक रहेगा तो उसके बीच में क्या दिया जाएगा, प्लस का साइन दिया जाएगा। ये क्या हो गया, लिखने की विधि हो गया ना। अब देखिए संतुलित किसे कहेंगे, यदि एलएचएस तरफ जितने भी परमाणु की संख्या है ना, एलएचएस की तरफ जो है, एलएचएस में देखिए एलएचएस में जो है परमाणु की संख्या, ठीक ना, एटम का नंबर जो है, एटम जो है, और वो उत्पाद की तरफ मतलब आरएचएस तरफ है जो है एटम की संख्या बराबर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे, है ना। लेकिन वही जो है दोनों तरफ का इसी बराबर नहीं है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, असंतुलित समीकरण कह देंगे हम लोग, है ना। यहाँ तक हम लोग मिटाते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, है ना, क्या संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। पूछता है कि निम्नलिखित में से समीकरण संतुलित है या असंतुलित है ना, या संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। पॉज कीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे संतुलित समीकरण और पढ़ेंगे असंतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण देखेंगे किसे कहेंगे, है ना। एक तरफ लिख संतुलित समीकरण। देखिए संतुलित समीकरण मतलब कि देखिए अभिकारक के तरफ और उत्पाद दोनों में जो है परमाणुओं की संख्या यदि समान है ना, यदि परमाणु की संख्या समान है दोनों तरफ, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ मिलाकर परमाणु की संख्या समान है, तो हम लोग कहेंगे संतुलित समीकरण कहेंगे। जैसे कि दे देगा एक अभिक्रिया देगा H2 प्लस O2, है ना, H2O अभिक्रिया करके बनाएगा 2H2, है ना। अब कहेगा कि यह अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, तो हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे परमाणु लिखेंगे। इस तरह से आपको भी जो पूछे जब बोर्ड में तो इसी तरह से बताना है। एक तरफ परमाणु लिखिएगा, है ना, फिर इसमें क्या लिखिएगा, अभिकारक, और उसके बाद आप लिखिएगा उत्पाद, और इसको बता दीजिएगा, जो भी एग्जामिनर है दिखा दीजिएगा इस तरह से, और इसमें आप लिख दीजिएगा परमाणु की संख्या। इसमें कौन कौन सा है, हाइड्रोजन एक परमाणु है,
दूसरा क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। अब अभिकारक में संख्या कितना है, तो देखेंगे 2 यहाँ पर और 2 2 4, 4 इधर भी है, क्या है इधर 4 हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में। अब देखेंगे इधर कितना, इधर भी 4 है, 2 और 2 4, 4 उत्पाद में भी इसकी संख्या है। ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन की संख्या उधर है, और यहाँ 2, यहाँ ओ ए कितना है, ओ कितना है 1 है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो कितना हो गया 2। अब देख लीजिए अभिकारकों में भी जो हाइड्रोजन की संख्या बराबर है दोनों तरफ, और ऑक्सीजनों की संख्या क्या है, दोनों तरफ बराबर है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से संतुलित समीकरण हो गया, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद कह सकते हैं LHS बराबर हो जाएगा RHS, दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है। अब देखेंगे असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण क्या हो जाता है, असंतुलित समीकरण देखेंगे, इसमें देखेंगे कि दोनों जो है दोनों तरफ, अब इसमें क्या असंतुलित नाम से पता चलेगा, संतुलित जो नहीं हो उसे असंतुलित कहेंगे। इसमें क्या होगा, अभिकारक और उत्पाद के बीच की जो परमाणु की संख्या समान नहीं होगा, जिसे LHS में जो है परमाणु की संख्या और RHS के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे कि यह एक असंतुलित समीकरण है। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे Zn है ना, Zn देख लिए है ना, हम लोग देखते हैं इसके लिए Mg प्लस O2 बराबर MgO। अब देखते हैं यह असंतुलित समीकरण है कैसे, तो हम लोग देखेंगे इसके लिए फिर वही मेथड अपनाएंगे। परमाणु एक तरफ लिखेंगे, परमाणु लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अभिकारक लिखेंगे। अभिकारक क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कौन कौन से पदार्थ हैं भाई, परमाणु कौन कौन सा है, तो एक Mg है और दूसरा कौन है बाबू, O है। अरे बोलो कौन सा है, O है। चलो Mg देखते हैं कितना है, इसमें परमाणु की संख्या 1 है, इसके बाद भी कितना है 1 है ना। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है और उत्पाद में कितना है 1 है। यहाँ पर देखिए अब जो Mg है तो दोनों तरफ तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से असंतुलित समीकरण हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। अब दोनों तरफ कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग अभिकारक में टोटल काउंट कर लेते हैं, टोटल यहाँ पर लिख लेते हैं है ना। टोटल यहाँ अभिकारक कितना हो 3 और उत्पाद कितना हो 2, तो यह बराबर है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित समीकरण हो जाएगा, असंतुलित समीकरण यह हो जाएगा है ना। इतना आप अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं मिटा कर, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए है ना। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या इसका महत्व क्या है, इस रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या महत्व क्या है, उसके बारे में जानेंगे। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा है ना, इसलिए आप अच्छी तरीका से मेहनत कीजिए और इसको लिखिए हमेशा है ना, तब आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा ये। इसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या क्या है, रासायनिक समीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन है ना। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि पहला जो है एक एग्जांपल देखते हैं ना, जैसे H2 है प्लस O2 है, अभिक्रिया बनाकर करेगा 2H2O का है ना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। और हम लोग की इसलिए क्या क्या सूचना प्राप्त हो रहा है, तो पहला हम लोग को जो है इसमें पहला जो है आणविक सूचना प्राप्त हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, आणविक सूचना प्राप्त होता है। आणविक सूचना प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है बाबू, वो दिखा रहे हैं तुमको है ना। देखिए आणविक सूचना, इसमें कितने अणु है उसका हम लोग को इसमें जानकारी मिलता है। जैसे कि इसमें कौन कौन से अणु है, पहला H2 है, दूसरा कौन है O2 है, ये क्या हो गया, अणुओं की सूचना प्राप्त हो रहा है ना। इसके बाद भार का सूचना प्राप्त है ना, भार का सूचना प्राप्त हो, कितना किसका भार है, तो हम लोग इसमें अणु भार का देखते हैं। इसमें कितना है 2 है, तो 2 है ना। H हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है परमाणु संख्या, और है संख्या कितना है 2, और बाहर से भी 2 है, तो कितना हो गया 4 हो गया, 4 ग्राम हो गया।
उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसका हो गया हम लोग कितना, तो ये हो गया हम लोग का O2 हो गया है ना, O2 हो गया, तो O2 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा है ना, 16 इंटू 2 बराबर 32 हो जाएगा, 32 4 कितना हो जाएगा 36, टोटल इधर कितना हो गया 36 हो गया। अब देखिए हम लोग देखेंगे उत्पाद में देखेंगे, तो उत्पाद में देखेंगे तो दो हम लोग क्या हो गया, 2 हो गया है ना, H2 का कितना हो जाएगा हम लोग हो जाएगा 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और प्लस 16, 16 2 कितना हुआ 18, 18 दूनी 36 हो गया, 2 इंटू 18 बराबर 36। देखिए हाइड्रोजन का H2 है, यहाँ पर H2O हो गया, O का कितना हो गया 16, H2 का हो गया 2 और यहाँ 2 H2 है तो 2 बाहर हो जाएगा। अब देखिए बराबर 36 आ गया। तो देखिए इसके दूसरा क्या होगा कि भार का सूचना प्राप्त हो रहा है। तीसरा जो है इसका गुण का गुणात्मक सूचना मिल रहा है, गुणात्मक सूचना प्राप्त हो रहा है। गुणात्मक कैसा, क्या क्या इसका गुण है, इसके इधर क्या हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन है, मिलने के बाद क्या बन जा रहा है लिक्विड जल बन रहा है, तो इसके गुण के बारे में भी सूचना प्राप्त हो रहा है ना। और इसके बाद एक आयतनिक सूचना प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है आयतन का सूचना प्राप्त हो रहा है। तीसरा कौन हो रहा है आयतन, आयतनिक सूचना। आयतनिक मतलब आयतन कितना कितना है, तो यहाँ वन वैल्यूम क्या मिल रहा है हाइड्रोजन मिल रहा है, प्लस 1 वैल्यूम ऑक्सीजन मिलकर 2 वैल्यूम क्या बना रहा है जल बना रहा है, क्या बना रहा है जल बना रहा है 2 वैल्यूम। तो ये आपका आयतनिक सूचना प्राप्त हो रहा है। तो इस अभिक्रिया से क्या क्या हम लोग का रासायनिक समीकरण महत्व है। पहला आणविक सूचना, कौन कौन सा अणु मिलकर क्या क्या बना रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर H2O2 और H2O 3 प्रकार का अणु का प्राप्त हो रहा है। इसके बाद भार के बारे में सूचना मिलता है, देख रहे हैं कि इधर भी 36 ग्राम है और उसके बाद भी 36 ग्राम ही मिलेगा, क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है कि द्रव्यमान को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही उसका नाश कर सकते हैं, मतलब कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। उसके बाद गुणात्मक सूचना यहाँ से प्राप्त हो रहा है कि क्या क्या गुण है, हाइड्रोजन का क्या गुण है, ऑक्सीजन का क्या गुण है, जल का क्या गुण है। उसके बाद आयतन, 1-2 आयतन हम लोग का हाइड्रोजन मिलकर और 1 वैल्यूम जो है ऑक्सीजन मिलकर 2 वैल्यूम जल बना रहा है ना। अब इसके बाद हम लोग इसके दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक महत्व क्या हो गया, रासायनिक समीकरण महत्व है, और इसके बाद दोष, ठीक ना, दोष के बारे में जान लीजिए क्या क्या इसके दोष हैं, है ना। देखिए बाबू जो बताया जा रहा है उसको आप अच्छे तरीके से आप नोट कीजिएगा, है ना। इसके बारे में दोष, रासायनिक समीकरण का दोष, समीकरण का दोष। दोष माने क्या होता है डिमेरिट, डिमेरिट क्या है इसका, है ना, क्या है रासायनिक समीकरण क्या क्या डिमेरिट है। देखिए पहला डिमेरिट यह है, पहला डिमेरिट इसका है कि रासायनिक समीकरण से हम लोग को ये पता नहीं चलता कि अभिक्रिया कितने समय में होगा, है ना। तो हम लोग का रासायनिक समीकरण से समय का पता नहीं चलता है कि कितने समय में जो अभिक्रिया होगा। दूसरा कि कैसा इसका जो हीट निकलेगा, कि इसका हीट यहाँ से निकलेगा कि जाएगा, है ना, इसमें हीट लग रहा है कि यहाँ से हीट निकल रहा है, उसका भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है। उसके बाद यह अभिक्रिया रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इसका भी जानकारी हम लोग को प्राप्त नहीं होता है ना। इसके बाद इसके अवस्था का भी हम लोग को ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। उसके बाद कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन से बाहरी जो है कारक प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसका भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। तो इसके दोष में देखेंगे, है ना, इसके दोष में पहला जो होता है रासायनिक अभिक्रिया का समय का ज्ञान ज्ञात नहीं रहता, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के समय का ज्ञात नहीं होता है ना, नहीं होता। ये क्या है रासायनिक समीकरण का डिमेरिट है। दूसरा डिमेरिट इसका है कि अभिक्रिया कैसा है, अभिक्रिया कैसा है, अभिक्रिया कैसा है इसका भी ज्ञान नहीं होता है कि अभिक्रिया उष्मा शोषी है या उष्मा क्षेपी है, ये जो रासायनिक समीकरण से हम लोग को ज्ञात नहीं होता है ना। तीसरा इसमें गुण है कि यह अभिक्रिया रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, उसका भी ज्ञान नहीं होता है ना। अभिक्रिया
उत्क्रमणीय है या नहीं, इसका ज्ञान नहीं होता। अब देखिए उत्क्रमणीय मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ए पदार्थ हुआ और बी पदार्थ मिलकर क्या बना दिया, सी प्लस डी पदार्थ बना दिया। और उसी तरह से यदि सी प्लस डी को फिर से मिलाएंगे तो ए प्लस बी बन जाए, तो वैसे अभिक्रिया को रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद चौथा नंबर हम लोग को जो होता है, भौतिक अवस्था का ज्ञात नहीं होता है ना, भौतिक अवस्था का ज्ञान नहीं होता रासायनिक अभिक्रिया से, कि क्या वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस है ना। कभी प्रश्न पूछ देता है कि रासायनिक समीकरण में कितने अवस्था भौतिक अवस्था होते हैं, तो 4 है ना। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस है ना। एक्वस क्या कहता है, बिलियन के रूप में जो रहता है उसको एक्यू लिखा जाता है ना। और उसके बाद में पांचवा जो होता है, पांचवा इससे हम लोग को पता चलता है रासायनिक समीकरण का दोष है कि बाहरी कारक कौन कौन सा है ना, बाह्य कारक का ज्ञान नहीं देता है, ठीक ना, ज्ञान नहीं देता है, जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है, जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज जितने भी पढ़ाया गया है वो सभी चीज आप सभी को समझ में आए होंगे, है ना। अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए एक जो है आप हम लोग को बता देते हैं और क्या क्या इसमें पढ़ना है, उसके बाद इस वीडियो को अंत किया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं और कितना है इसमें, है ना। इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, क्या है नाम, जो है केमिकल रिएक्शन नाम है चैप्टर का, है ना, केमिकल रिएक्शन। इसके देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ना है, पहले इसमें पढ़ना है हम लोग को भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, है ना, फिजिकल चेंज। इसमें पहले पढ़ेंगे हम लोग चेंज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और चेंज कितने प्रकार से हो सकते हैं, 2 प्रकार से हो सकते हैं, है ना। आज ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला हो सकता है फिजिकल चेंज और दूसरा क्या हो सकता है, केमिकल चेंज। तो ये दोनों पढ़ चुके हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों पढ़ चुके हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। इसके हम लोग घटक में क्या क्या पढ़े हैं, वो पढ़े हम लोग। इसके घटक के हम लोग पढ़े उत्प्रेरक। घटक में क्या क्या पढ़े हम लोग, पहला पढ़े अभिकारक पढ़े हैं। दूसरा क्या पढ़े हैं, उत्पाद पढ़े हैं। तीसरा क्या पढ़े हम लोग, इसमें उत्प्रेरक पढ़े, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़े रासायनिक समीकरण। इसमें भी पढ़े संतुलित पढ़े, असंतुलित पढ़े। इसके गुण पढ़े, है ना, इसके महत्व को पढ़े और इसको क्या पढ़े हम लोग, दोष के बारे में पढ़े। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग यहाँ पर प्रकार पढ़ेंगे, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और इसके बाद हम लोग दहन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, दहन। और इसके बाद हम लोग लास्ट में एक पढ़ लेंगे दहन, और इसके जो है हम लोग का दहन जो है इसका लास्ट टॉपिक हुआ। इसका टाइप पढ़ेंगे और हम लोग का जो है दैनिक जीवन में इसका प्रभाव पढ़ेंगे, है ना, दैनिक जीवन में। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ तक ये पूरा पोर्शन पढ़ चुके हैं और ये दोनों पोर्शन पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आगे के वीडियो में 1 या 2 वीडियो में पूरा जो है चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो और अच्छे तरीके से पढ़िए और मेहनत कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।